मैं डॉक्टर शैलेश नावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल और हर हफ्ते लेके आता है एक ऐसी शख्सियत को जो कि आपके स्वास्थ्य संबंधित विशेष टिप्पणी करती है, आपके स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखती है। आज हमारे साथ हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुनीत टंडन। डॉक्टर सुनीत टंडन, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार शैलेश भाई। डॉक्टर टंडन से आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऑर्थोपेडिक्स की, कुछ हमीदिया की और कुछ मरीजों संबंधित सुविधाओं के लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, एक आप कुशल अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, अपनी सर्जरीज करते हैं और साथ में अब आप बन गए हैं एक प्रशासक हमीदिया के स्टूडेंट। तो इस कार्य को आप कैसे सामंजस्य बैठा के करते हैं? शैलेश भाई, मेरा सफर अस्थि रोग से करीब करीब ना अब 32 से 33 वर्ष पुराना हो चुका है। सन 94 में मैंने अपना MS पास किया था। उसके बाद मैं हमीदिया चिकित्सालय में ही सीनियर रेजिडेंट रहा और कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद और साथ मिलने के कारण मुझे एक अत्यधिक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड ने सिलेक्ट कर लिया फॉर ओवरसीज डॉक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम। सो मैं लगभग 6 वर्ष उच्च प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड एरिया में रहा। उसके उपरांत करीब 2001 के आसपास उस समय शासकीय सेवा में आने के लिए अत्यधिक कम सीटें अवेलेबल होती थी और बहुत सारे लोग उसके लिए आतुर रहते थे। तो एक पद का विज्ञापन किया गया जो कि मेरे ही पैतृक अस्पताल हमीदिया चिकित्सालय और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मैंने इंग्लैंड में रहते रहते ही सोचा चलो एक किस्मत आजमाई जाए और कुछ किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उसके बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के रूप में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में हो गया। फिर भी दिमाग में एक असमंजस था कि रहूं कि जाऊं। फाइनली यही डिसाइड किया कि चलो सेवा तो अपने देश की करनी है, अपने प्रदेश की करनी है और अपने शहर की करनी है। तो इस कारण से फिर मैंने वहाँ से त्यागपत्र देकर 2001 में यहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तब से लगातार मैं इसी पद पे कार्यरत रहा हूँ और 2015 में मैं प्राध्यापक के पद पे प्रमोट हो चुका था। इसके बाद शासन ने मुझे लगभग 1 वर्ष पहले ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं अपने अस्थि रोग के कार्य के साथ साथ संयुक्त संचालक अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय के पद को भी लूं। तो वो एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारी थी जो कि हर व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है। तो मुझे भी यही लग रहा था कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब आप शायद देख ही रहे होंगे कि लगभग 1 वर्ष का समय बीत चुका है और मैं अपनी पूरे लगन और निष्ठा के साथ इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताएं कैसा लगता है, आप इसी कॉलेज से पढ़े, पूरा परिवार आपका डॉक्टर है, यहीं से पढ़े और यहीं पर आप प्रोफेसर बने और आज सबसे बड़े हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं अधीक्षक के रूप में और मानव सेवा में जुड़े हुए हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। ये कैसी फीलिंग आती है कि यहीं से पढ़े और यहीं सेवाएं दे रहे हैं हम? मेरे ख्याल से इससे अच्छा अनुभव किसी को नहीं प्राप्त हो सकता कि जहां से उसको ये शिक्षा प्राप्त हुई हो वो उसी संस्थान को अपनी सेवाएं वापस प्रदान कर सके। ये एक ऋण है जो कभी भी जिंदगी में चुकाया नहीं जा सकता और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसे मैं पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ संपादित कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात बोली आपने, इंग्लैंड छोड़ के वापस सेवा के लिए यहाँ पर आए और आपने 1 वर्ष में वो कर दिखाया। ऐसा कौन सा कार्य जिसके कारण से आप प्रदेश भर में फेमस हैं? मेरे को जैसा मालूम है NABH, हमीदिया जैसे बड़े हॉस्पिटल को NABH मिलना, उसके लिए क्या किया आपने और कितने बिस्तर आज जो है पूरे एक्टिवली काम कर रहे हैं हमीदिया में? इस समय
हमीदिया चिकित्सालय का ये जो निर्माण हुआ है, जो नए चिकित्सालय का निर्माण हुआ है, उसके पहले हम लोग करीब 1235 बिस्तरों पे कार्य कर रहे थे, जिसमें कमला नेहरू चिकित्सालय भी शामिल है, और इसके अतिरिक्त एक और सैटेलाइट हॉस्पिटल अपना था, सुल्तानिया ज़नाना अस्पताल। तो शासन ने लगभग 2016 में इस परियोजना को लागू किया था, जिसमें ये परियोजना लगभग 2000 बिस्तरीय परियोजना के तौर पे मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए करीब करीब 500 करोड़ का प्रावधान किया, और 2022 तक इसका निर्माण हो चुका था। तब उस समय और आज भी ये जो नई 2 इमारतें जो इस समय भोपाल की एक प्रकार की स्काईलाइन बन गई है, वो इमारतें लगभग 1820 बिस्तरों की हैं, और इसके अतिरिक्त हमारा टीबी अस्पताल है, जो 130 बिस्तरीय अस्पताल जो पहले की स्वास्थ्य विभाग के पास था, उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ट्रांसफ़र करके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ के नाम पर डेवलप किया जा रहा है। एवं कमला नेहरू चिकित्सालय में भी हमारे करीब करीब 130 बेड हैं। तो इन सबको अगर मिला लें तो आज हम लगभग 2000 बिस्तरों पर ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें से हमीदिया चिकित्सालय की ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो लगभग 1820 बिस्तरों का चिकित्सालय है। ये तो आपकी बात का एक आंसर हुआ। दूसरी बात जो आपने कही NABH करना, जी, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हरक्यूलिन टास्क था जी, और अभी तक किसी भी इतने बड़े शासकीय अस्पताल ने इसको अचीव नहीं किया। तो कैसे प्लानिंग करी और क्या सुविधाएं अब आप दे रहे हैं उसमें? देखिए, ये कोई एक व्यक्ति का तो कार्य संभव नहीं है कि मैं बोलूं कि साहब मैंने कर डाला, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता थी, और इसकी जो प्लानिंग थी वो हम लोग ने लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले इसको शुरू किया था। और सिर्फ इसमें जो मेन चैलेंज था कि 1820 बिस्तर जो कि हमारा ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है, इन बिस्तरों पर हम किसी प्रकार से 5th एडिशन का NABH, जो हाईएस्ट एडिशन होता है NABH का, जिसको कि फुल एक्रेडिशन बोला जाता है, इसको प्राप्त कर सकें। और जब मैंने इस पद को संभाला, उससे पूर्व एक बार NABH की टीम आ चुकी थी और इसको उस समय मान्यता प्राप्त करने में ये विफल रहा, क्योंकि NABH में लगभग 555 पैरामीटर्स में हमको खरा उतरना पड़ता है, और 555 पैरामीटर्स जो है वो पेशेंट केयर से लेके सेफ्टी प्रोटोकॉल से लेके और उनकी सुरक्षा का, तीनों का इसमें जिम्मा रहता है। तो NABH की टीम इन तीनों पैरामीटर्स को इन्होंने करीब 555 डिफरेंट टास्क्स में डिवाइड किया हुआ है, और इन 555 में से हम लोग जब हमारा पहला इंस्पेक्शन हुआ था तो मात्र 230 पर निकल चुके थे, लेकिन बाकी रह गए थे। तो ये टीम जब अगस्त माह 2024 में आई थी, तो हमारी टीम में लगभग 25 से 30 लोग थे जिन्होंने इस पर दिन रात काम किया। और जब ये निरीक्षण समाप्त भी हो गया, तब भी ये लग रहा था कि नहीं, अभी चूक गए हैं, कुछ रह गया है, ऐसी ही भावना दिल में थी। और इसके उपरांत 10 दिन बाद ये तो एक एग्ज़ाम था जिसका प्रैक्टिकल चल रहा था। तो एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आया तो कहानी तो कुछ और ही थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमीदिया चिकित्सालय प्रदेश नहीं, देश का प्रथम शासकीय चिकित्सालय है जिसने इतने बड़े स्तर पे, यानी कि पूरे 1820 बिस्तरों पर NABH का 5th एडिशन प्राप्त किया है, जो कि अभी भी एम्स चंडीगढ़, ये PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, इन लोगों के पास भी अभी ये एक्रेडिशन नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा गौरव की बात रही कि मेरे कार्यकाल में मैं इस कार्य को पूरा कर पाया। ये आपकी और टीम की मेहनत थी। अब हम चलते हैं, जो सुविधाएं आपने प्रदान करी हैं, क्या सिस्टम रहता है? रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं कि नहीं? रजिस्ट्रेशन के बाद OPD, और OPD के बाद दवाइयां हम कैसे वितरित करते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए? जी, सन 2024 के जुलाई के आसपास
से पूर्व जो था ये एक रजिस्ट्रेशन को एक मैनुअल सिस्टम यानी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से लेकिन मैनुअली रसीद को निकाला जाता था। तब भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत एक स्कीम लागू करी जिससे कि जो कि निकट भविष्य में किसी भी प्राइवेट सरकारी अस्पताल या किसी क्लिनिक में कहीं भी हो, ये ABDM स्कीम के अंतर्गत हर भारतीय नागरिक का एक आभा ID जनरेट किया जा रहा है और इस आभा ID से अभी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले मेरे ख्याल से 5 से 7 वर्ष में इसके सही परिणाम आपके सामने आएंगे। जिस प्रकार से आधार जब शुरू किया था तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, लोग कह रहे थे ये किस प्रकार की ये स्कीम है, और आज आधार हर चीज़ का बेस बना हुआ है। तो इसी प्रकार से ये आभा की ID हमारे यहाँ जनरेशन का काम शुरू हो चुका है और इसमें एक बार सिर्फ मोबाइल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो कि आधार से ही लिंक्ड है, और उस रजिस्ट्रेशन को करने के उपरांत वो हमारे और भारतीय सरकार के डाटाबेस में उसका एक ये परमानेंट आभा ID क्रिएट हो जाता है। इसके उपरांत वो उसको सिर्फ नेक्स्ट टाइम अगली बार वो जब भी किसी भी देश के प्रदेश के किसी भी क्लिनिक में जहाँ पर ये आभा एक्टिवेट हो चुका है वो जाएगा तो वहाँ पर एक QR कोड दिखाएगा और उस QR कोड में वो स्कैन करेगा सिर्फ अपने मोबाइल से, तो उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल एकदम से उनके कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाएंगे और उसकी सारी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, वो इससे पहले कहाँ कहाँ गया है, उसको क्या दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, वो सब कुछ उसके फ़ोन पर उसके जीवन काल तक उपलब्ध रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो कि अभी तो अंकुरित हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अभी चूंकि सारी प्रदेश की सरकार जनता के बीच में इसमें थोड़ी सी असुविधा रहती है, तो हम लोग ने वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स लगा के रखे हैं जो कि आने वाले मरीज जिनका आभा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है उनका आभा रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हमीदिया चिकित्सालय ने अब तक लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को इसमें रजिस्टर कर लिया है। तो अब ये जो 2 लाख लोग हैं, कभी भी अगर हमीदिया वापस आते हैं तो उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, वो 5 मिनट में उनका वो स्कैन करते से ही उनका नाम सिस्टम पे चला जाता है, उनको एक टोकन नंबर अलॉट हो जाता है और वो उसको जाके सिर्फ काउंटर पे बोलना है कि मेरा टोकन नंबर ये है और मुझे किस विभाग में दिखाना है, तो उसकी पर्ची एकदम से जनरेट हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस आभा पे इसका कुछ अपन शुल्क लेते हैं आभा कार्ड जनरेट करने का या फिर रजिस्ट्रेशन का? आयुष्मान के मरीजों के लिए ये सुविधा निःशुल्क है और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ मात्र 10 रुपए कंसल्टेशन चार्ज है। बिलो पॉवर्टी लाइन या उन सब के पास आप आयुष्मान कार्ड होता है। हाँ। जो लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको सिर्फ 10 रुपए का शुल्क चार्ज किया जाता है। और ये कब तक वैलिड रहता है ये शुल्क? ये शुल्क जितनी बार भी वो आएगा दिखाने, हाँ। अगर उसकी पर्ची जनरेट होगी तो उसे 10 रुपए देने रहते हैं। 10 रुपए देने के बाद वो OPD में पहुंचता है जी, निःशुल्क उसका वहां पे जांच होती है जी, और दवाइयाँ जी। इसमें चूंकि ये चिकित्सालय एक स्वशासी चिकित्सालय है, तो स्वशासी चिकित्सालय में कुछ जांचों पे शुल्क है जो कि अगर आप उसको बाहर के मूल्यों से देखें तो बहुत कम होता है। हमारे यहाँ 150 रुपये या 300 रुपये का हमको एक्सरे का चार्ज लेना पड़ता है, वो भी आयुष्मान मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहता है। और यदि कोई ऐसा मरीज है जिस पे आयुष्मान कार्ड नहीं है और वह अत्यधिक गरीब है और वह अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अधीक्षक की वो पावर में आता है कि उसको हम मुफ्त वो इलाज भी मुहैया करा दें। ऐसे मरीजों को आप एक
मानवता के नाते लगातार हेल्प करते जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ सब लोगों में देखने को मिली है भोपाल में कि अगर किसी को ज़रूरत है डॉक्टर टंडन के पास पहुंच जाए तो उनका कलम एकदम चलती है और वो निःशुल्क सुविधा मिल जाती है। दवाइयाँ कौन कौन सी उपलब्ध है डॉक्टर टंडन? इस विषय में मैं आपका ध्यान ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव साहब एवं यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के सहयोग से हम लोगों को पिछले वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में किसी भी प्रकार के बजट का कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास अत्यधिक बजट अवेलेबल है। तो दवाइयाँ, गोलियाँ और कंज्यूमेबल में हमारा सिर्फ जो हाथ है वो ये बंधा रहता है कि उनकी उपलब्धता मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन में होनी चाहिए और उसके लिए जो भी वेंडर है उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो अगर वो दवाई जो भी वहाँ पर उपलब्ध है तो हम उसको बेहिचक हमारे यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और उनको 45 दिन का समय होता है उसको देने का। ज़्यादातर इसमें जो देखने में आया है कि ऑर्डर हो जाने के बाद कुछ दवाइयों को आने में या तो डिले रहेगा या फिर जो कंपनी ने वहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अगर सप्लाई देने में सहमत होती है तो दवाइयों में दिक्कत और कमी आती है। इसके अलावा अगर वो उपलब्धता वहाँ पर है तो हमारे पास भी उपलब्ध रहता है। इसकी उपलब्धता हम सिर्फ अपने मर्जी से कभी भी नहीं करते, क्योंकि विभाग से ही पूछा जाता है कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध करानी है। लिस्ट उनके पास देकर वो जो दवाइयाँ बोलते हैं कि हमको चाहिए तो वो दवाइयाँ हम उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपके माध्यम से कि जैसे नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं, सर्दी, जुखाम, बुखार, वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, उसके बाद हृदय रोग, इसके बाद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मिर्गी, लकवा, ये सब की दवाइयाँ पर्टिकुलर नाम से या जिसे हम कहते हैं जेनरिक नाम से अवेलेबल रहती हैं और वो हम अपने मरीजों को देते हैं। जी उनका बिल्कुल नाम बताना चाहेंगे हम, क्योंकि जिससे जो कि दर्शक हमको देख रहे हैं उनको ये लगता है कि दवाइयां हमें सरकारी अस्पताल में नहीं मिलती हैं, तो आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि दवाइयां वहां पर उपलब्ध है और जाके ली जा सकती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शासन के नियम अनुसार हम कोई भी ब्रांडेड दवाई वहाँ पे लिख नहीं सकते, तो इसीलिए जेनेरिक नेम ही से वो दवाई उपलब्ध की जाएगी। जेनेरिक नेम का मतलब ये होता है कि सॉल्ट का नाम। अब क्रोसिन वहाँ नहीं लिख सकते, लेकिन पैरासीटामोल लिख सकते हैं हम। तो डाइक्लोफेनाक अगर आपको जैसे चाहिए तो दर्द के लिए चाहिए, तो ये नाम समस्त दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध रहती हैं जो कि हमारे ओपीडी के माध्यम से हम उनको देते भी हैं। तो ये अगर दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा जेनेरिक फॉर्म में ही लिखी जाती हैं और हमारे यहाँ से निःशुल्क उनका दिया जाता है। लगभग कितनी वैरायटी की दवाइयाँ हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं? हम लोगों के पास कम से कम 2000 डिफरेंट वैरायटीज़ के स्टोर में दवाइयाँ और कंज्यूमेबल उपलब्ध रहते हैं एक समय में, और शासन के निर्देश अनुसार हमको 3 माह का बफर स्टॉक भी रखना पड़ता है। ये तो हुई मेडिकल दवाइयों के बारे में। अब सर्जरी में बहुत सारी डिस्पोजेबल चीज़ें उपयोग में आती हैं। कॉटन से शुरू करें अपन तो कॉटन हुआ, पट्टा हुआ, सिरिंज हुई, निडल हुई, कैथेटर हुए, राइस ट्यूब हुई, ग्लव्स हुए, तो ये सुविधाएं भी हम जो आयुष्मान वालों को फ्री देते हैं टोटल, और बाकी बिलो पॉवर्टी वाला लाइन वाले जो रहते हैं उन मरीजों को भी निःशुल्क देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। अगर वो दवाई कंज्यूमेबल हमारे स्टोर में उपलब्ध है तो वो निःशुल्क ही दिया जाता है समस्त मरीजों को, उसका कोई चार्ज नहीं है। मात्र 40 रुपये का पर दिन का बेड चार्ज लगता है, जो कि आयुष्मान मरीज अगर नहीं है तो। एक चीज़ यहाँ हमने इस पे हमने बहुत विश्लेषण भी किया, गहन विश्लेषण भी किया। हमीदिया चिकित्सालय में चूंकि ये प्रदेश का बड़ा अस्पताल है और इसके आसपास
और भी कई प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं, तो हमारे यहाँ पर लगभग हमारा बेड ऑक्यूपेंसी रेट 80% आज भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें से मुश्किल से 35% हमारे आयुष्मान मरीज होते हैं, तो 55% ऐसे मरीज भी हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, लेकिन उनको विश्वास है हमीदिया चिकित्सालय में, तो नॉन आयुष्मान मरीज भी हमारे पास लगभग 50 से 55% भर्ती होते हैं। कितने ओटी हैं पूरे हमीदिया में? हम जुड़ी हुई सारी संस्थाओं को देखें, उसमें कितने ओटी हैं और कितने फंक्शनिंग हैं, और उसके पीछे कितने सर्जन्स की टीम काम कर रही है? हमारे पास जो हमारी नई हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इसमें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दो ब्लॉक में इसको बांटा गया है। तो एक जिस मेन कॉम्प्लेक्स, जिसे मेन ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए ऑपरेशन थिएटर हैं, और सेंट्रली एयर कंडीशनड हैं, और ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है, जो कि एक मॉडुलर थिएटर का एक अभिन्न भाग है। अतिरिक्त में ब्लॉक 2 में करीब 5 ऑपरेशन थिएटर हमारे इसके अतिरिक्त हैं, जो कि प्रसूति रोग के लिए और आँखों की बीमारी के लिए, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, वो 5 ऑपरेशन थिएटर रोजाना चलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास अब एक नई सुविधा और उपलब्ध हो गई है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए हमने इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के भी 3 ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पर बनाए हैं। तो ये कुल योग आपने देखा होगा कि 12 और 5 17 और 3 20 ऑपरेशन थिएटर तो इन 2 कॉम्प्लेक्सेस में हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 5 ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो कमला नेहरू में हैं, जहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी और बर्न और प्लास्टिक सर्जरी चलता है, एवं इसके अतिरिक्त हमारे ट्रॉमा ब्लॉक में भी 3 ऑपरेशन थिएटर अलग से हैं। तो लगभग 30 ओटी अनवरत चल रहे हैं हमीदिया में, जो कि मरीजों की लगभग, जिसकी कैपेसिटी 2000 बिस्तरों की, उनको सेवाएं अपनी दे रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पोस्ट ग्रेजुएट्स की टीम है। कितने पीजीज अपने यहाँ काम कर रहे हैं हमीदिया हॉस्पिटल में? हमीदिया हॉस्पिटल में लगभग 500 पीजीज होंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास हर पीजी के पास एक पीजी अगर काउंट करें तो 4 मरीज को वो अपनी सेवाएं दे रहा है। इतना अच्छा रेशो इतने बड़े हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कैथ लैब। आपकी कैथ लैब भी नई जगह शिफ्ट होकर स्टार्ट हो रही है, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी उस कैथ लैब में? देखिए, इसमें भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ पिछले 10 दिनों में हुई कि अभी तक हमारे पास जो कैथ लैब मशीन थी, उसको हमको नए ब्लॉक में लाना था, तो वो मशीन लगभग 7 वर्ष पुरानी हो जाने के कारण ये थोड़ा सा एक सोचने का विषय था कि इस मशीन को शिफ्ट करने में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। तो मेरे द्वारा ये ध्यान उनको आकर्षित किया गया इस विषय पर, और आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ऊपर से एक प्रकार की हिंट मिली कि एक काम करते हैं, कुछ नई कैथ लैब क्यों ना ले लें। तो मैंने मुश्किल से 10 दिन पूर्व एक नई कैथ लैब का प्रस्ताव भेजा था, जो कि आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 3 दिन पूर्व वो सैंक्शन हो गई है। तो 7 करोड़ 17 लाख की एक नई कैथ लैब मशीन, जो इस समय पूरे प्रदेश में इतनी मॉडर्न मशीन कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, वो अगले निकट भविष्य में हमीदिया चिकित्सालय में मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने के बीच में कार्यरत हो जाएगी। और इस प्रकार से अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 कैथ लैब्स चालू हो चुके होंगे। तो इससे जो एडिशनल एडवांटेज और बेनिफिट मरीजों को मिलना है, वो ये है कि एक तो ज़्यादा लोगों का कैथ लैब में हम लोग प्रशिक्षण कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि 1 दिन नियमित रूप से शुरू किए जा सकें। इतना विस्तार हो चुका है हमीदिया अस्पताल का, और अभी भी मेडिकल ऐसा है कि हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है। तो भविष्य में क्या क्या सुविधाएं
जैसे रोबोटिक का प्लान है, लेप्रोस्कोपिक का प्लान है, और कौन कौन सी सुविधाएं 3D आजकल नए सर्जरी आ रही हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं आप नए रूप में हमीदिया को देना चाह रहे हैं? ये आपका सबसे बेहतरीन प्रश्न है। मैं बताना चाहूँगा कि हमीदिया लगातार नई दिशा में अग्रसर हो रहा है, और इसमें जो आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज से लगभग 3 महीने के अंदर हमीदिया चिकित्सालय का खुद का CT और MRI जो है वो चालू हो जाएगा। और ये दोनों मशीनें भी जिस प्रकार से कैथ लैब का बताया, ये सबसे मॉडर्नाइज्ड मशीनें हैं और इसमें कार्डियक कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की मशीन प्रदेश में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होगी जिसमें जिस प्रकार का ये CT और MRI हमारे यहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग न्यू OPD ब्लॉक का निर्माण कर रहे हैं, जो कि लगभग 11 मंजिला की बिल्डिंग है, और उसके बनने के उपरांत समस्त OPDs एक छत के नीचे आ जाएंगी कि मरीज को कहीं पे भी इधर से उधर किसी भी प्रकार की जांच या रेफरल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो बिल्डिंग के अंदर समस्त सुविधाओं को उसी छत के नीचे प्राप्त करेगा, चाहे वो एक्सरे की सुविधा हो, ब्लड की सुविधा हो, दूसरे अन्य विभाग से उसका अगर कंसल्टेशन होना हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास हम निकट भविष्य यानी अगले 3 वर्ष में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑर्थोपेडिक्स की स्थापना भी इसी बिल्डिंग के ऊपरी मालों में की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत हम लोग रोबोटिक सर्जरीज को शुरू कर रहे हैं, और कोशिश मेरी ये है कि चूंकि हमारे पास इस समय वर्तमान में इतने ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं, तो रोबोटिक सर्जरी शायद 3 वर्ष का समय नहीं लेगी। हो सकता है 2025 में ही हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हमीदिया चिकित्सालय में शुरू कर सकें। शासन इसमें बहुत प्रयासरत है, बजट हमारे पास अवेलेबल है, कुछ फॉर्मेलिटीज होनी बाकी हैं, और उसके बाद हमीदिया चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरीज शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग का बंकर का निर्माण चल रहा है, तो जिसमें 2 लीनियर एक्सेलरेटर हमारे